वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। राज्यपाल रमेश बैस ने पलामू में चंद्रवंशी फार्मेसी कॉलेज विश्रामपुर और लक्ष्मी चंद्रवंशी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर की इस पावन भूमि में स्थापित रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच शामिल होकर अपार खुशी हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि आज रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह है। ये क्षण हर उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थी के लिए विशेष तो होता ही है, लेकिन अन्य विद्यार्थी के लिए भी प्रेरणा का कार्य करता है। राज्य में स्थापित इस निजी विश्वविद्यालय से सबको अत्यंत अपेक्षा है। समाज का विश्वास प्राप्त होना भी आवश्यक है। इसलिए आपको जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करना होगा, जिससे कि विद्यार्थी बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक बैठकों का भी निर्माण करे। मैं चाहता हूँ इस राज्य के अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करें, जिसके जाति धर्म व लिंग कोई बात न बने। खुशी होती है देखकर यह भारत अपने बेहतर न केवल उच्च शिक्षा ग्रहण करने की प्रतिनिधियां कर रही है, बल्कि बहुत ही अच्छा कर रही है और अपनी प्रतिभा से हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है, धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है, कला संस्कृति है, बस इन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। ये सब कार्य पर्यटन के जरिए ही होगा। राज्य को विश्व मानचित्र पर लाने का कार्य करें। उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करें। क्या वजह है कि खेल में बेटियां अग्रणी हैं? यहाँ के युवा खेल में कुछ पीछे हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए सेंटर का निर्माण करें। तो कला संस्कृति को प्रमोट करने की जरूरत है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। प्रोजेक्ट भवन में कई कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। और वहीं निरसा के एक दिन के दौरे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। 2030 तक 500 गीगावाट और 2070 तक SO2 फ्री करने का संकल्प लिए भारत आगे बढ़ रहा है। जितनी तेजी से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, उतना कोई भी देश नहीं बढ़ रहा है। वहीं कृष्णपाल ने कहा कि भारत सरकार अपने सभी निगमों का दौरा कर अपडेट लेने का काम करती है कि ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह काम आगे बढ़ रहा है, बिजली उत्पादन का काम किस गति से बढ़ रहा है, इसको लेकर आज दौरा किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, भारत सरकार के निगम DVC ही एकमात्र ऐसा निगम है जो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करती है। पिछले साल बिजली उत्पादन के क्षेत्र में DVC ने रिकॉर्ड कायम किया है। 484 लाख मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर कीर्तिमान प्राप्त किया है। ये एक ऐसा निगम है जो बिजली उत्पादन के साथ साथ बिजली का ट्रांसमिशन भी करता है। वहीं राज्य में हो रही बिजली की कटौती पर ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश के पास बिजली की कमी नहीं है, ये सरकार राज्य का फेलियर है। और वहीं देवगा समाहरणालय में आज सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन की मौजूदगी में त्रिकुट रोपवे हादसे में जान गंवाने वाले 3 मृतक के परिजनों को 5-5 लाख का चेक सौंपा गया है। और इस मौके पर त्रिकुट रोपवे के रेस्क्यू में शामिल स्थानीय रोपवे कर्मी, टूरिस्ट गाइड को भी सम्मानित किया गया। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जान गंवाने वाले परिजनों के साथ सरकार की संवेदना है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में झारखंड सरकार ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और मुआवजा की राशि भी समय पर उपलब्ध कराई है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद इनके लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएगी। वहीं सूबे के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि त्रिकुट रोपवे हादसे में उन्होंने खुद प्रयास किया था और त्रिकुट रोपवे पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और झारखंड सरकार ने पहल करते हुए केंद्र से बात की और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई।
तीन आदमी को दिया गया है जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है। और भी माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि आचार संहिता के बाद जो भी प्रावधान है वो हम करेंगे। आज हम लोग यहाँ इसलिए गेट टुगेदर बोलिए या जो लोग मेहनत किए थे, खासकर डीसी साहब ने जिस तरह अपना जोश जज्बा दिखलाए, तो इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। और सब लोग बहुत वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के जनता ने भी ये मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और हम लोग तो उसको बहुत इजी समझ रहे थे, लेकिन जितना टफ ये वर्क था, जिस जगह से निकाला गया वो एयरफोर्स वाले ने, जो अब पता चलता है कि ये बहुत बड़ा काम उन लोगों ने किया। हम सबका सहयोग इस परिवार के साथ है। और इस तरह की घटना में जिस तरह यहाँ पे जिला प्रशासन, उपायुक्त, हमारे मंत्री जगन्नाथ बाबू और पर्दे के पीछे रात के 1-1:30 बजे तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, सब लोगों ने जो अपर लेवल पे कोऑर्डिनेशन किया और रेस्क्यू अभियान में जो तत्परता दिखाई, उसके लिए बाबा बैद्यनाथ और यहाँ के लोग सब लोग आभारी हैं। और देवघर के घोरमारा की रहने वाली वीना कुमारी दिव्यांग है। वीना कुमारी ने इंटर तक की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद वीना ने ANM की ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन 3 सालों से विभागों के चक्कर काट रही है। नौकरी नहीं मिल रही है। कई बार DC कार्यालय के चक्कर भी लगाए हैं। आज जब जानकारी मिली कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और अन्य मंत्री DC कार्यालय आ रहे हैं, तो अपनी मां के साथ वो DC कार्यालय पर पहुंच गई, जहां पर रोते हुए वीना कुमारी और उनकी मां ने अपनी सारी बातें बताई। मौके पर देवघर DC और बादल पत्रलेख ने उनका आवेदन भी लिया और अविलंब DDC को इसके लिए व्यवस्था करने का जिम्मा दिया है। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस लड़की में कुछ करने का जुनून है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद इसके लिए एक नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दिव्यांग वीना कुमारी का कहना है कि उसका एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो गई है। अब वो अपनी मां के साथ रहती है, लेकिन इसे पेंशन के तौर पर 1000 रुपये मिलते हैं, जो कि नाकाफी है। हमारे DC साहब ने और DDC साहब ने इसको संज्ञान में लिया है और हमने कहा है कि इनके शैक्षणिक अर्हता और जिस तरह से इनके साथ मजबूरी है, उसको देखते हुए कोई इनके जीवन यापन के लिए उसमें जो है नियमानुकूल जो इनकी अर्हताएँ हैं, तो उस तरह का इंगेजमेंट कोई भी हो तो उसमें ज़रूर इसको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। और आप भरोसा रखिए, सरकार संवेदनशील है और संवेदनशीलता निचले स्तर तक ये प्रशासन जिला का हो या फिर प्रखंड का हो। नौकरी के लिए चाह रहे हैं, नौकरी लेना है। हम इतना पढ़े लिखे हैं, विकलांग आदमी है। कितना पढ़ी हो आप? इंटर किए हैं और ANM का ट्रेनिंग भी पूरा हो गया है सर। अब कुछ कोई सुनवाई मेरा नहीं होता है। और वहीं गुमला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर CRPF के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ने विचार विमर्श किया। इस दौरान बैठक में नक्सल अभियान, डीमाइनिंग और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में दाऊ किंडो सहायक समादेष्टा 218 बटालियन, सीलम SL पाल सहायक समादेष्टा 158 बटालियन, लोहरदगा इत्यादि बैठक में शामिल थे। रांची के पुराना विधानसभा हॉल में कांग्रेस ने 1 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व विधायक बंधु तिर्की, रांची महानगर अध्यक्ष संजय पांडे और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम में कई तरह की चर्चा की गई है। संगठन को मजबूती किस प्रकार प्रदान की जाए, किस प्रकार कांग्रेस की विचारधाराओं को गांव से लेकर शहर तक पहुंचाया जाए। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा इस दौरान की गई। प्रभारी अविनाश पांडे जी जब आए और जो हम लोगों ने एक जन जागरण अभियान के तहत लोगों से संपर्क साधने का काम शुरू किया था, उसको पूरी तरह से संगठन को अंतिम
जो स्तर होता है बूथ स्तर, वहाँ तक पहुँचाने के लिए कवायद शुरू की है। और निश्चित रूप से हमारा संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन भी मजबूत होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा तो जो गांव में जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को बड़ी राहत मिली है। सुनील तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। दरअसल सुनील तिवारी के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनील तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता RS मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा। अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 255 और 21 दर्ज किया गया था, जिसमें चाइल्ड लेबर का आरोप भी लगाया गया था और इसके बाद इसी केस में ST SC की धाराएं भी जोड़ी गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लातेहार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 8 ट्रक अवैध कोयला जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को सूचना मिली थी कि कुछ ट्रक कुंडी मगध कोयरी क्षेत्र से अवैध कोयला लेकर बालूमाथ की तरफ आने वाला है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया और छापेमारी के दौरान 8 ट्रकों को जब्त किया। इस दौरान ट्रकों के मालिकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। लातेहार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुंडी मगध कोयलरी क्षेत्र से चोरी के कोयला को लेकर कुछ ट्रक गुजरने वाले हैं। जिस सूचना को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और रात भर लगातार छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कोयला लदे 8 ट्रक को जब्त किया गया है। इसके अलावा लगभग 50 टन अवैध रूप से जमा किए गए कोयले को भी जब्त किया गया है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर कोयले के अवैध कारोबार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। समस्याओं को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जो दोषी पाए जाएंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और वही झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देवघर में भारी पेयजल की किल्लत है। ये बात सरकार के संज्ञान में है। सरकार इस पर एक कार्य योजना के तहत काम कर रही है और 2024 तक 59,23,000 से ज्यादा घरों तक पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में 4 लाख घरों तक पेयजल योजना पहुंचाई गई थी। कोरोना काल के बावजूद भी गठबंधन की सरकार ने 13 लाख से ज्यादा घरों तक पेयजल पहुंचाया है। देवघर नगर निगम को आदेश दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में पेयजल नहीं है वहां टैंकर के माध्यम से पेयजल पहुंचाया जाए। ये बात देवघर के मामले में ये बात सही है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि देवघर में किल्लत है शहरी क्षेत्र से, और शहरी क्षेत्र नगर विकास विभाग के अधीन है, हमारी सरकार का ही अंग है नगर विकास विभाग भी। लेकिन अब बहुत जल्द जो हमारी नई योजना धरातल पर बहुत तेजी से इसका काम हो रहा है, वो जब शुरू हो जाएगी, इससे फिनासी डैम से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। उसके बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और वही चतरा सदर थाना क्षेत्र के हफुआ गांव के पास देरा ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। मृत युवक की पहचान बिशु झापा कॉलोनी के आलोक बिन्ह और मृत युवती की पहचान चतरा सदर प्रखंड के लड़कुआ गांव की संदीप्ता तिर्की के रूप में हुई है। जानकारी ये है कि दोनों गरीब परिवार के हैं और मृत युवक पिपरवार में ड्राइवर था, जबकि युवती रांची के LRDC कार्यालय में दैनिक मजदूर के रूप में कार्यरत थी। लड़कुआ गांव के मृत युवती के परिजन राणा पीटर तिर्की ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच शादी की बात चल रही थी और आने वाले कुछ दिनों में शादी की बात की जा रही थी। हालांकि शादी से पहले ही ये घटना घटित हो गई और दोनों की मौत हो गई। संगीता तिर्की और एक लड़का था साथ में, उसका मतलब शादी सेट होने वाला था। तो ये बात विचार ही सब चल रहा था। तब तक ये लोग मतलब गुड फ्राइडे का छुट्टी लेकर के 2 दिन का घर आए हुए थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि शाम के समय में ये लोग निकला चतरा से, लड़कुआ से चतरा टाउन पार करके मतलब हफुआ के आसपास बीच रास्ते में
मतलब ट्रैक्टर से मतलब ये लोग बाइक पर थे और ट्रैक्टर वाले उधर से भी स्पीड में आ रहा था, दोनों में टक्कर हुआ तो फिर ये लोग लड़का मतलब जगह पर ही डेथ स्पॉट हो गया। और वहीं सरायकेला में कांड्रा थाना के अंतर्गत चौका कांड्रा मार्ग पर रायपुर ग्राम के पास एक ट्रक से बाइक सवार 2 युवक टकरा गए। ये टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृत युवक कांड्रा थाने के अंतर्गत पालूबेड़ा गांव के रहने वाले हैं और सालखन मांडरी और नागा टूडू सब्जी का कारोबार करते थे। वहीं युवकों की मौत की खबर मिलते ही पूरे गाँव में मातम पसर गया। और जहां 4 राज्य में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव का परिणाम आने के बाद बीजेपी को हर राज्य में असफलता देखने को मिली है, जिसको लेकर सभी विपक्ष पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। अभी तो ट्रेलर है, आगे देखिए क्या होगा, ये कह रहे हैं। और अगर हम बिहार के विधानसभा के उपचुनाव बोचहा सीट की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर आरजेडी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि 2024 में केंद्र से भी सफाया हो जाएगा मोदी जी का। आपको बता दें कि बिहार के तमाम मंत्रियों ने बोचहा सीट पर प्रचार किया था, यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रचार किया था। वहीं इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो हमारी हार हुई है उस पर हम मंथन करेंगे। कुछ बात हो, इसके पहले 2 बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोग जीते नहीं थे। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए वो तो बहुत भारी चीज हो गया, तो उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं। ये कोई जनरल इलेक्शन है, एकदम तो मामूली चीज, और हम तो शुरू से कह देते हैं कि उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम लोग तो गए नहीं थे अपना एनडीए के उम्मीदवार के लिए, तो सब लोग प्रचार किए ही थे, लेकिन वहाँ के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। और बिहार के कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नवनिर्मित भवन का उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि 22 करोड़ की लागत से प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड सह अंचल कार्यालय समेत आवासीय भवन का निर्माण हुआ है। के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। हम सबों ने बिहार के लोगों के लिए, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, जिसका निष्पादन प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर होना है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री सम्माननीय श्री श्रवण कुमार जी ग्रामीण विकास को विशेष तौर पर देखते हैं और हमारे साथ आज इस उद्घाटन समारोह में मौजूद भी हैं। और इसके लिए पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार भवन की स्थापना प्रत्येक पंचायत में की जा रही है। हसनगंज प्रखंड का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है और यह प्रखंड माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। इस बिल्डिंग पर 18 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई है। बिल्डिंग बहुत अच्छा बना है, इसमें फर्नीचर भी लगाए गए हैं, पूरी सुविधा से लैस किया गया है और हमारे कर्मचारी अब ठीक से यहाँ पर काम करेंगे। हसनगंज प्रखंड और बिहार के औरंगाबाद में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी आकांक्षी जिला परियोजना के तहत चयनित देश के सभी 117 जिले जल्द ही विकसित जिलों के समकक्ष आ जाएंगे। वहीं रेणुका सिंह ने इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं रेणुका सिंह ने कहा कि 5 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री ने विकास के राष्ट्रीय औसत में देश के 117 जिलों को विकसित बनाने के लिए आकांक्षी जिला घोषित किया था और इसी के तहत इन जिलों में आधारभूत सुविधाओं और संरचनाओं के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। बीच में वैश्विक महामारी की वजह से कार्यों की प्रगति बाधित हुई, लेकिन कोरोना संकट टलने के बाद इन जिलों में विकास की गतिविधियां अब फिर से पटरी पर आ रही है। और इसी के साथ ही बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।